जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस लेनी है तो जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, wimleys@14। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं। जैसे अनअकैडमी कॉम्पीट ऐड हुआ है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। प्लस आपको अगर प्लस लेते हैं तो बहुत क्यूरेटेड कोर्स मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, और उनको रिव्यू भी किया जाता है। और जाहिर सी बात है, अनअकैडमी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल फोन्स और लैपटॉप, एनी देयर सिस्टम, जिससे आप ऑनलाइन यूज़ कर सकें, अपने पढ़ाई को, अपने सेशंस को यूज़ कर सकें। ठीक है, हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए जाते हैं तो। उसके अलावा मटेरियल भी मिलता है आपको क्विक रेफरेंस के लिए, ताकि आप तुरंत क्लासेस को देखें और अपने डाउट्स को पूछ लें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलते हैं। जैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको सेल्फ स्टडी टैब में जा करके, नोट्स टैब में जाकर के डिजायर टॉपिक में जाकर के स्टार्ट लर्निंग करना है, जहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस हैं, देखिए वेल नोन एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जिनकी तरफ से टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैच कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, लक्ष्य सेशनल बैच हो गया, एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो गया। ठीक है, इन सारों बैचेस को आप देख सकते हैं। प्लस किसी भी तरीके का डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, जैसे डाउट सॉल्यूशन फीचर में जाकर के आज का डाउट करके वहां पे टॉपिक और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, और आप डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी वहां पे पा जाएंगे जो कि अवेलेबल है। उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको wimleys@14 कोड यूज करना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको wimleys@14 कोड ही यूज करना है, जिससे आपको वहां पे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। चलिए मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सेशंस को देखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलिए सेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का एक और टॉपिक कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने जो है उष्मा का जो टॉपिक है, यानी कि हीट का जो टॉपिक है, उससे जुड़े हमने 25 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, ये जो 25 प्रश्न सम्मिलित किए गए हीट के टॉपिक के, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे के जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, अगर उन एग्ज़ाम में हीट के टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं प्रश्नों में से ही कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो कि एग्जाम में लगातार बार बार पूछा गया है, उष्मा यानी कि हीट का एसआई मात्रक। तो उष्मा यानी कि हीट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूल जो होता है यह उष्मा यानी कि हीट का एसआई मात्रक होता है। वही सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो दोनों आपको याद रखना है, सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक क्या होता है और एसआई मात्रक क्या होता है उष्मा का। तो एसआई मात्रक होता है उष्मा का जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक जूल कितने कैलोरी के समतुल्य होती है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो एक जूल में आपकी 0.04 कैलोरी होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक जूल में 0.04 कैलोरी होती है। वही अगर हम एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी में कितने जूल होता है? तो एक कैलोरी में आपका 4.186 जूल होता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, अगर हम एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी में आपका हो जाएगा 4.186 जूल, और अगर हम एक जूल की बात करें तो एक जूल में आपका हो जाएगा 0.24 कैलोरी। तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ताप के मात्रक कौन कौन से इसमें से हैं? ताप यानी यहाँ पे टेम्परेचर के कौन कौन से मात्रक दिए हुए हैं ऑप्शंस में? तो सेंटीग्रेड ताप का मात्रक होता है, फ़ारेनहाइट भी ताप का मात्रक होता है, केल्विन भी ताप का मात्रक होता है। तो उपयुक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। उपयुक्त तीनों जो हैं ये ताप यानी कि टेम्परेचर के मात्रक हैं। इसमें से जो केल्विन है यह टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसमें से जो केल्विन है यह टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसी द्रव में अशुद्धियों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा या स्थिर रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो मान लीजिए किसी द्रव में
किसी प्रकार की अगर अशुद्धि मिला दी जाती है तो उस द्रव का जो क्वथनांक है, उस द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी द्रव में अशुद्धियां मिला देने पर उसका जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि बढ़ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम पूछा गया प्रश्न। तो सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का जो न्यूनतम संभव ताप होता है वह होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम संभव ताप होता है। इस ताप को हम कहते हैं परम शून्य ताप। आप इसे याद रखिएगा, इस ताप को कहा जाता है परम शून्य ताप। यानी कि किसी वस्तु का जो सबसे न्यूनतम संभव तापमान होता है उसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। यानी कि इस ताप के नीचे वस्तु का तापमान नहीं जा सकता है, तो इसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जो होता है यह होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम केल्विन पैमाने पर 0 K से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, इसको जो है परम शून्य ताप को केल्विन पैमाने पर 0 K से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो परम शून्य ताप होता है इसको जो है केल्विन पैमाने पर 0 K से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह थर्मामीटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मापने हेतु उपयुक्त थर्मामीटर कौन सा है। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मापने के लिए जो है उपयुक्त थर्मामीटर कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्ण विकिरण थर्मामीटर के द्वारा जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उस पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ है, मान लीजिए यह ठोस पदार्थ है, अगर यह लिक्विड यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाता तो इसको हम क्या कहते हैं उस पदार्थ को, तो उसको हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस पदार्थ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक उस पदार्थ का कहा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रवित द्रव यानी कि कोई द्रव है यानी कि कोई लिक्विड है, अगर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस पदार्थ का क्या कहा जाएगा, तो उसे उस पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक कहा जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, जब कोई द्रव है अगर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस पदार्थ का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो दोनों आप याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका कारण क्या होता है। तो आपने देखा होगा भाप से जले हुए हाथ में दर्द अधिक होता है अपेक्षाकृत उबलते जल से जो हाथ जलता है। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन जिसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाप में जो गुप्त ऊष्मा पाई जाती है वह सर्वाधिक होती है। इसी कारण से जो है भाप से जब हाथ जलता है तो हमें अधिक दर्द का अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो -40 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और जो है सेल्सियस जो है दोनों तापक्रम समान रहते हैं। तो -40 डिग्री ये लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 98.4 आपका क्या आंसर हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप इसे याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो यहाँ पे डी है,
ऑप्शन जो यहाँ पे डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो ताप होता है शरीर का वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस पैमाने में बात करें तो सेल्सियस पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 36.9 डिग्री। तो आप इसे याद रखिएगा, दोनों फ़ारेनहाइट पैमाने पर और सेल्सियस पैमाने पर जो है शरीर का तापमान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट पर होता है हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर हमारा शरीर का ताप होता है सामान्य 36.9 डिग्री। तो आप इसे याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है परम शून्य ताप क्या होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो मैंने आपको बताया था सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसी को हम परम शून्य ताप कहते हैं। यह कितना होता है, तो -273.15। आप इसे याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है यह परम शून्य ताप कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु का जो तापमान है यह इसके नीचे नहीं जा सकता, यह सबसे न्यूनतम संभव तापमान होता है तथा इसको हम केल्विन पैमाने पर 0K से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब बर्फ पिघलती है तो आयतन जो है घटता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब भी बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी बर्फ पिघलती है तो आयतन जो है घटता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो तापमान को स्थिर रखने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर होता है या हमारा जो फ्रिज होता है उसमें थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। उस थर्मोस्टेट का मेन कार्य क्या होता है, तो तापमान को स्थिर रखना। तो आप इसे याद रखिएगा, थर्मोस्टेट का जो इस्तेमाल है वह तापक्रम को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वह उस पर रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका है ये ए यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है यदि दवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटती है या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए जी हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कोई हमारी हवा है, अगर अचानक से हवा का तापमान बढ़ने लगता है तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है वह भी बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है बी, यानी कि हवा का तापमान बढ़ने पर उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना अधिक तापमान होगा उतना ही अधिक वाष्पीकरण की क्रिया होती है और जितना ही अधिक वाष्पीकरण की क्रिया होगी हमारे हवा में जो है जलवाष्प की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। तो इसी कारण से जब भी तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वह बढ़ जाती है। इसी कारण से जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है हवा में वह भी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित, यानी कि एयर कंडीशनर की यहाँ पे बात हो रही है। एयर कंडीशनर को हम हिंदी में कहते हैं वातानुकूलित, क्या नियंत्रित करता है, तो एसी क्या नियंत्रित करता है। तो एसी का जो मेन कार्य होता है वह केवल आर्द्रता व तापक्रम को नियंत्रित करता है, यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को नियंत्रित करना कार्य होता है वातानुकूलित का, यानी कि एसी का। यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ये आपके विवेक के ऊपर प्रश्न है, ये आपकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जो कपड़े होते हैं किस परिस्थिति में ज़्यादा सूखेंगे, ज़्यादा आर्द्रता होगी या कम तापमान होगा तब जल्दी सूखेंगे, या कम तापमान होगा ज़्यादा आर्द्रता होगी तब सूखेंगे, या आर्द्रता कम और ज़्यादा तापमान उस परिस्थिति में कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को देखो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है,
100% आर्द्रता और 60% तापक्रम पर कपड़े जल्दी सूखेंगे, या 100% आर्द्रता और 20% तापक्रम पर कपड़े ज़्यादा सूखेंगे, जल्दी सूखेंगे, या 20% आर्द्रता और 20% तापक्रम पर कपड़े जल्दी सूखेंगे, या 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम पर कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जितनी कम आर्द्रता होगी और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी कपड़ा हमारा सूखेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम होगा, इस परिस्थिति में गीला कपड़ा जल्दी सूखेगा। आप याद रखिएगा, जितनी ही कम ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी, जितनी ही कम आर्द्रता हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी और जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा उतनी ही जल्दी गीला कपड़ा सूखेगा। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित होता है? तो मान लीजिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घटता है। तो आप इसे याद रखिएगा। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई द्रव होता है, अगर उसमें कोई अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं, किसी द्रव में अगर कोई अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो उसका जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ जाता है और उसका जमाव बिंदु घट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में नमक जब मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, इसका कारण क्या है? तो आपने देखा होगा कि गर्म मौसम में जो है पंखा चलाने पर हमें आराम महसूस होता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो हमारा जो पसीना होता है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होने लगता है, जिसके कारण से हमें आराम महसूस होने लगता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया से जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है इसके कारण से मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल ठंडा होता है। आपने देखा होगा जो मिट्टी का घड़ा होता है, मान लीजिए यह एक मिट्टी का घड़ा है, तो यह मिट्टी का जो घड़ा है इसके किनारे किनारे आपने देखा होगा छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों की सहायता से जो होते हैं, इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से जो है पानी का रिसाव होता रहता है धीरे धीरे, जिसके कारण से जो घड़े की जो सतह होती है, जो घड़े की, वह हमेशा गीली बनी रहती है। तो इसी कारण से तथा छिद्रों से निकलता जो पानी धीरे धीरे निकलता रहता है इन छिद्रों से, इसका वाष्पीकरण भी होता रहता है। तो इसी कारण से अंदर का जो घड़े का पानी होता है वह हमेशा ठंडा बना रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो आपने देखा होगा जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जो भोजन है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है, यानी जितना अधिक दाब होगा जो है उतना ही अधिक टेम्परेचर, मतलब उतना ही अधिक बॉइलिंग पॉइंट पे पानी उबलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन जो है ए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप याद रखिएगा, जो है आपने देखा होगा प्रेशर कुकर जो है इसमें दाब की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। क्या होती है? जितना अधिक प्रेशर कुकर में दाब होता है उतना ही अधिक क्वथनांक पर जो है पानी उबलने लगता है, तथा क्वथनांक जब बढ़ जाता है तो जो भोजन है वह जल्दी पक जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जितना अधिक दाब होगा उतना ही अधिक तापक्रम पे पानी उबलता है, जिसके कारण से प्रेशर कुकर का जो भोजन होता है वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? पानी का स्तर गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, या इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो आपने देखा होगा जो है जलयुक्त ग्लास में मान लीजिए तैरता हुआ कोई बर्फ का टुकड़ा है, अगर उसमें पिघल जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वही रहेगा, मतलब जल का जो लेयर है वो उतनी ही बनी रहती है, यानी मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है, जल का घनत्व यानी कि जल की जो डेंसिटी होती है वो अधिकतम किस में होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम पूछा गया प्रश्न। तो जल की जो डेंसिटी होती है वो सर्वाधिक कब होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप इसे याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जल का घनत्व तो अधिकतम होता है तथा इसका आयतन न्यूनतम होता है। इसे आप याद रखिएगा, जो है आयतन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आयतन जो होगा
वह न्यूनतम होता है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो आयतन होता है वह न्यूनतम यानी कि सबसे कम होता है, और जल का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। यह भी लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हीट का जो टॉपिक था उससे जुड़े 25 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।